मेरा नाम रश्मि है। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन मेरे दिल में कोई भी उमंग न थी। वजह ये थी कि मैं एक अनचाही दुल्हन थी। मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। मेरे दिल में बिल्कुल भी खुशी न थी। मैं इस समय दिमागी दबाव में थी कि तभी मेरे कमरे का दरवाजा अचानक से खुला, तो मैं सांसें लेना भूल गई थी। मेरी बेचैनी की वजह ये भी थी कि मैं अपनी ही दोस्त की सौतन बन गई थी। दरवाजे से आने वाला वो इंसान कोई और नहीं, बल्कि वो तो रिया से मेरी दोस्ती उस समय हुई थी जब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। मैंने जब आँख खोली तो खुद को अनाथ आश्रम में ही देखा था। मैंने होश संभालते ही अनाथ आश्रम का माहौल देखा और मेरे इंचार्ज ने ही मुझे बताया था कि तुम एक दिन की थी जब तुम्हें कोई अनाथ आश्रम के दरवाजे के पास लावारिस छोड़कर चला गया था। शायद मैं अपनी माँ की चौथी या फिर 5वीं बेटी थी और मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक की धमकी दी होगी कि अगर बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा। इसीलिए उसने चुपचाप अनाथ आश्रम के दरवाजे के पास मुझे छोड़ दिया होगा। या फिर मैं किसी की नाजायज औलाद थी जो किसी ने अनाथ आश्रम के बाहर पड़े झूले में डालकर मुझसे अपनी जान छुड़ाई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। बस 4 साल की उम्र में जब होश संभाला तो खुद को अनाथ आश्रम में ही पाया था। वहाँ रूखी सूखी रोटी जैसी भी मिलती थी, चुपचाप खा लेती थी। बचपन से ही हमें सब्र करना सिखाया गया था। मेरे अलावा अनाथ आश्रम में रहने वाले हर बच्चे का यही हाल होता था। लेकिन एक रात जब मैं सो रही थी, तभी मुझे रोती हुई किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी। क्योंकि मैं नींद की कच्ची थी, इसलिए मेरी आँख खुल गई। मुझे लगा जैसे वो रोने वाली बच्ची की आवाज मेरे कहीं पास से ही आ रही हो। उसकी आवाज ने जैसे मुझे बेचैन कर दिया कि तभी अचानक से हमारे कमरे का दरवाजा खुला। सामने एक नौकरानी खड़ी थी जो एक 6 साल की बच्ची का हाथ पकड़े उसे अंदर ले आई थी। मेरी उम्र भी लगभग 6 साल ही थी। वो बच्ची रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी पुकार रही थी। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपनी मम्मी के बगैर मर जाऊंगी। भगवान के लिए मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो। वो नौकरानी कहने लगी, तुम्हारा ठिकाना अब यही है, इसलिए रो रो कर हमें तंग मत करो। मेरे साथ वाला बिस्तर खाली था। नौकरानी ने उसे वहां बिठा दिया और कहने लगी, चलो अब तुम यहाँ पर सो जाओ। और खबरदार, जो अब तुमने रो रो कर सारा अनाथ आश्रम सर पर उठाया। जब से तुम आई हो, रोए जा रही हो। नौकरानी ने उसे डांट दिया और बाहर चली गई। मैं उठकर बैठ गई थी। वो मुझे देखने लगी और साथ ही साथ सिसकियां भरने लगी। कुछ डरी सहमी भी लग रही थी। सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे उस पर दया आ गई। अचानक पता नहीं क्यों मुझे रिया को देखकर अपने दिल में एक मोहब्बत सी महसूस हुई। मैं उसके बिस्तर पर आ गई और उसे अपने साथ सीने से लगा लिया। शायद उसे भी एक हमदर्द की जरूरत थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? वो कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ एक बस में सफर कर रही थी। हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ मेरी मम्मी की सहेली रहती है, लेकिन रास्ते में ही बस खाई में गिर गई। मेरे भी सर पर चोट आई थी। लेकिन जब मैं होश में आई तो मैं सड़क पर लेटी हुई थी और मेरे आसपास पुलिस वाले भी थे। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को होश आ गया है। जब मैं उठी तो वहां मौजूद पुलिस वालों से मैंने अपने माँ बाप के बारे में पूछा, तो वो लोग कहने लगे कि सब लोग खाई में गिरकर मर चुके हैं, बस तुम ही जिंदा बची हो। ये कहकर 2 दिन तक उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद वो मुझे यहाँ छोड़ गए। लेकिन मुझे अपनी माँ के पास जाना है, अपने पापा के पास जाना है। मेरे मम्मी पापा कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? ये सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। रिया कहने लगी, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा बहुत बड़ा सा कमरा था। मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे अपने घर वापस जाना है। वो रो रही थी और उसकी सिसकियां मुझे तकलीफ पहुंचा रही थी।
मेरी भी आंखों से आंसू बहने लगे। ना जाने रिया में ऐसी क्या बात थी कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगी, और फिर वो भी धीरे धीरे मुझे चाहने लगी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, हम दोनों का ये हाल था कि एक जान और दो शरीर थे। फिर तो जहाँ रिया होती वहाँ मैं पाई जाती। जब तक रिया नहीं आ जाती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, और उसका भी यही हाल था। समय के साथ साथ हमारी मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ती गई। हमने अनाथ आश्रम में ही 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। हम लोग पढ़ने में भी बहुत होशियार थे, इसलिए इंचार्ज से अनुमति लेकर हमने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया। और फिर कॉलेज के बाद हम अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाने लगे। उसी समय रिया के लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आ गया था। उसके चाचा ने ही उसकी परवरिश की थी, लेकिन वो भी अब मर चुके थे। उनका घर अपना था, अच्छा कमाता था। उसने सोचा कि वो अनाथ लड़की को सहारा देगा, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को मैं खुद देखकर पसंद करूंगा। हालांकि मैं भी प्यारी थी, अच्छी शक्ल सूरत की थी, लेकिन रिया बेहद हसीन थी। हम 5 लड़कियां थी जो उम्र में कम थी, और बाकी लड़कियां छोटी थी या फिर ज्यादा उम्र की हो चुकी थी। इसलिए इंचार्ज ने हमें ही बुलाया था। उस नौजवान ने चील की निगाह हम पर डाली, और रिया पर जाकर उसकी नजर रुक गई थी। उसने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रिया की रंगत सफेद पड़ गई थी। वो बहुत ही परेशान हो गई थी। इंचार्ज ने कहा, ठीक है, आप कल आ जाना, रिया की और तुम्हारी बहुत ही सादगी से हम शादी कर देंगे। लेकिन इंचार्ज की बात सुनकर रिया ने कहा कि मुझे नहीं करनी शादी। ये कहकर वो फौरन वहां से निकल गई थी। हम चारों लड़कियां और इंचार्ज उसे हैरत से जाते हुए देखने लगे। कोई भी इस बात की वजह नहीं जानता था। वो लड़का भी कुछ परेशानी का शिकार हो गया था। इंचार्ज ने कहा कि ऐसा करें, आप किसी और लड़की को पसंद कर लें। लेकिन वो लड़का कहने लगा कि मुझे वही लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हो सकता है कि अचानक से शादी की बात पर वो घबरा गई हो। आप उसे समझाएं। मैं 2 दिन बाद पंडित जी को लेकर आ जाऊंगा। ये कहकर वो लड़का वहां से चला गया। इंचार्ज ने चैन की सांस ली। पहली बात तो ये थी कि अच्छे रिश्ते यहाँ आते नहीं थे, और अगर किस्मत से आ भी जाता था तो लड़की उसे अपनी खुशनसीबी ही समझती थी। हम उस लड़के की अच्छी तरह से छानबीन कर चुके थे। वो बहुत ही शरीफ नौजवान था, अच्छा कमाता है, अपना घर है। रिया को और क्या चाहिए था। फिर इंचार्ज मुझसे कहने लगी, रश्मि तुम समझाओ रिया को, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैंने कहा, जी मैडम, मैं उसे जरूर समझाऊंगी। हैरान तो मैं भी थी कि रिया ने इनकार क्यों किया। जब मैं ऊपर कमरे में गई तो वो बेतहाशा रोए जा रही थी। मुझे देखकर वो मेरे साथ लगकर और भी ज्यादा रोने लगी। कहने लगी, रश्मि मुझे नहीं करनी उससे शादी। मैंने कहा, क्यों नहीं करनी, क्या बुराई है उसमें। ना तो वो बूढ़ा है, ना ही शक्ल सूरत का बुरा है, और ना गरीब है। ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। माँ बाप के घर बैठी बेटियों के लिए भी ऐसे रिश्ते आ जाएं तो वो लोग अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। तुम्हें तो अनाथ आश्रम में ही इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है, तो क्यों तुम ना शुक्र कर रही हो। और आगे जो बात रिया ने कही, मुझे लगा मैं अपना सर पीट लूं। वो कहने लगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। देखो रश्मि, हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथ ही हैं और हमेशा ही साथ रहेंगे। तुमने हमेशा मेरे आंसू पोंछे हैं, और मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तीसरे की जरूरत है। हम यूं ही अपनी जिंदगी इस अनाथ आश्रम में गुजार लेंगे। यहाँ की लड़कियों को पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, यहाँ का सिस्टम संभालेंगे। बस जिंदगी गुजर जाएगी। शादी करना कोई जरूरी तो नहीं है। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो। वो लड़का तो तुम्हें देखकर तुम हारा दीवाना हो गया है। कहता है मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। पति की मोहब्बत तो एक अलग ही चीज होती है, और ये तो हर औरत की नेचुरल इच्छा होती है कि उसे कोई अच्छा इंसान दिलो जान से चाहे। तुम तो इस मामले में भी खुशनसीब हो कि वो लड़का तुम्हें पहली ही नजर में चाहने लगा है। रिया कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो इंसान मुझे बहुत दूर ले जाएगा, और हो सकता है कि वो दोबारा मुझे अनाथ आश्रम में आने ही ना दे, तुमसे मिलने ना दे। मैं तो मर जाऊंगी। वो कुछ ज्यादा ही रोने लगी थी। मैंने उसके आंसू पोंछे, उसे मोहब
बद से समझाया और फिर उससे ये भी वादा किया कि मैं तुम्हारे पति से खुद बात करूंगी कि वो तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर हमें मिलवाने के लिए लाता रहे। मेरे बहुत समझाने पर वो राजी हुई थी, लेकिन शादी से पहले तक बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। बार बार मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने पास बिठाकर रखती थी। कहती थी कि तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाओ, मेरे पास ही बैठी रहो। मैं भी उसके जाने से बहुत उदास हो रही थी, लेकिन शादी तो उसे करनी ही थी। इसीलिए मैं खुश थी कि मेरी दोस्त एक अच्छी जिंदगी गुजारे, मुझे और क्या चाहिए था। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी भी हो गई। विदाई के समय मैं रिया के गले लगकर खूब रोई थी और फिर वो विदा होकर चली गई। मैं रिया के पति से कहने लगी कि उसे कुछ दिन बाद ही अनाथ आश्रम मिलवाने के लिए ले आना, और उसने इस बात पर हामी भी भरी थी। वो वाकई बहुत अच्छा इंसान था। उसने 2-3 दिन बाद ही रिया को अनाथ आश्रम में पूरे दिन के लिए छोड़ दिया था। जब रिया आई तो उसके चेहरे पर फैली खुशी देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। वो इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद ना थी। बार बार मुझसे राकेश की ही बातें की जा रही थी। कहने लगी कि रश्मि वो बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। पता है, वो कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे पहली नजर में ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम इतनी खूबसूरत जो हो। मैं खुश थी कि चलो, रिया अपनी जिंदगी में खुश तो हुई। उसके बाद वो जब भी आती अपनी बातें मुझे बताने लगती। उसकी बातें हमेशा राकेश के आसपास ही घूमती रहती थी। वो ये कहता है, वो ये करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। कुल मिलाकर राकेश रिया पर दिलो जान से फिदा था। अब 1 साल बीत गया था, लेकिन उसके घर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी, और फिर भी राकेश की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्हीं दिनों इंचार्ज ने मुझसे कहा था कि अब तुम ऑफिस में बैठकर मेरा काम संभालो, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दे सकती। मैं कुछ बीमार भी रहने लगी हूँ। मैंने इंचार्ज की कुर्सी संभाली। अब इंचार्ज कम ही ऑफिस आती थी, लेकिन उसका भाई हर्षित ऑफिस में बैठने लगा था। वो ऑफिस के बाहरी मामले देखा करता था, और अनाथ आश्रम के मामले के लिए मुझे उससे बातचीत भी करनी पड़ती थी। वो खुश मिजाज किस्म का इंसान था। खूबसूरत तो इतना ना था, लेकिन शोक मिजाज बहुत ज्यादा था। बात बात पर हंसने लगता, मजाक करने लगता। पहले तो मैं उसकी संगत में बहुत घबराती थी। वो कई बार फालतू बात बोल जाता था। मुझसे कहता था कि खूबसूरत लड़कियों के नखरे बड़े हैं भाई, लड़कों से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। अब इतना भी क्या, अपने ऊपर घमंड करना। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, और क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? इसीलिए वो मुझे कंफ्यूज देखकर कहने लगा, यार तुम बताओ रश्मि, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? जो लड़कियां मुझे देखकर ही रुख बदल लेती हैं। अब उसकी बात का मैं क्या जवाब देती? मैं बात को टालने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, आपको मालूम है कि जो नए बच्चे अनाथ आश्रम में आए हैं, उनमें से कम उम्र बच्चियों की संख्या कितनी है? मैं खामखा ही रजिस्टर खोलकर उनमें से देखकर बात करने लगी थी। उसने मेरे हाथ से पेन लेकर एक तरफ रख दिया और रजिस्टर बंद कर दिया। कहने लगा, रश्मि, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे बताएं। मैंने कहा, आपके सवाल का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? ये बहुत ही बेकार सा सवाल है। हर्षित कहने लगा, असल में मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। मैं उसे दिल जान से चाहने लगा हूँ, लेकिन वो तो मुझे घास ही नहीं डाल रही है। वो मुझे देखकर ही अपनी नजरें फेर लेती है। इसीलिए मुझे डर सा लगा रहता है कि मैं उससे इजहार मोहब्बत करूं, और आगे से वो मुझे खरी खरी सुना दे। अब आप ही बताएं कि क्या मैं हैंडसम नहीं लगता? वो इंचार्ज का भाई था, मैं उसकी बुराई कैसे कर सकती थी? बेशक वो बेहद खूबसूरत ना था, लेकिन अच्छा था, बुरा ना था। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, अपनी किस्मत आजमा ले। कहने लगा, आपने मुझे देखा है, जरा गौर से देखकर बताएं। लड़कियों को जरा ज्यादा पता होता है, क्योंकि लड़कियां एक जैसे ही सपने देखती हैं। अब मुझमें इतनी तो हिम्मत ना थी कि मैं उसे यूं आंखें फाड़ कर देखती। मैंने बस छोटी सी नजर उस पर डाली और कहा, जी हाँ, आप अच्छे खासे ही हैं। कहने लगा, अगर आपको मुझ जैसा लड़का प्रपोज करे तो क्या आप मान जाएंगी? अब तो उसके सवालों ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं बेहद नर्वस थी, उसे क्या जवाब देती। कहने लगा, बताए ना रश्मि। मैंने कहा कि हमारी चॉइस कहाँ देखी जाती है हर्षित, ना ही हमारी मर्जी पूछी।
जाती है। मेरे लिए तो अगर किसी बुढ़े का रिश्ता भी आ गया तो मैं उस पर भी ऐतराज नहीं कर सकती। जिस कड़वी सच्चाई का मैंने उसे हवाला दिया था, उसका चेहरा एकदम से बुझकर रह गया था। एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये देखकर मैं बुरी तरह से उछल पड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, वो कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। रश्मि, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं इस तरह के इजहार मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने लगी और कमरे से बाहर निकल गई थी। लेकिन दरवाजे तक पहुंची ही थी कि वो कहने लगा, रश्मि प्लीज इनकार मत करना। और फिर इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था। दूसरे दिन इंचार्ज बड़ी खुशी से आई थी और हर्षित भी साथ ही था। इंचार्ज कहने लगी, हम दो ही बहन भाई हैं और ये मेरे साथ ही रहता है। रश्मि, तुम इसके साथ में बहुत खुश रहोगी। इसने दुबई की कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इसकी नौकरी जरूर लग जाएगी। मेरा भाई शादी के बाद तुम्हें भी दुबई ले जाएगा। तुम इसके साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जियोगी। इससे पहले कि इंचार्ज मेरी उंगली में अंगूठी पहनाती, हर्षित कहने लगा, दीदी अंगूठी तो मैं पहनाऊंगा। अनाथ आश्रम में मौजूद सब औरतें इस खुशी में शामिल थी। उन्हीं दिनों रिया अपने पति के साथ घूमने नैनीताल गई हुई थी। मैंने उसे ये खबर नहीं सुनाई थी, वरना वो तो सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुंच जाती। मैंने सोचा जब वो मुझसे मिलने आएगी तो मैं उसे ये खुशखबरी सुना दूंगी। जाहिर सी बात है, वो भी बहुत खुश होगी। नैनीताल ट्रिप पर जाने से पहले रिया यहाँ आई थी। कहने लगी, मेरा बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं चाह रहा। रश्मि, तुम ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मैं कैसे जा सकती हूँ? अनाथ आश्रम अब पूरा का पूरा मेरे सिर पर है। सोचो, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। रिया कहने लगी, तुम्हारे बगैर मेरा दिल वहाँ नहीं लगेगा। मैं जब तक हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ ना आ जाऊं, मेरा तो दिल ही नहीं लगता। लेकिन मैंने उसे कहा कि अब अपने घर पर दिल लगाना शुरू करो। भला ये कोई बात है? अब तो राकेश भी मुझसे कहने लगा था कि आप ही इसे समझाएं कि ये घर पर ही दिल लगाए। हर समय ये आपकी ही बातें करती रहती है और मुझे यहाँ आने की जिद करती है। मैं एक ऑफिस का कर्मचारी हूँ, अगर काम नहीं करूँगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने रिया को बहुत समझाया था। उधर राकेश रिया को घुमाने के लिए नैनीताल ले गया था और इधर हर्षित से मेरी मंगनी भी हो गई थी। खैर 3 महीने बाद शादी भी तय हो गई थी। लेकिन मैंने इंचार्ज से साफ कह दिया था कि इन 3 महीने में हर्षित से कह दें कि वो मुझसे दूर ही रहें। मेरी बात सुनकर हर्षित मुझे नाराजगी भरी नजरों से देख रहा था। कहने लगा, एक बार मेरे घर आ जाओ तो तुम्हें बताऊंगा, बहुत पाबंदियां लगानी आती है। तुमसे गिन गिन के बदले लूंगा। तुम जो जुदाई की सजा मुझे दे रही हो, तुम्हें वो बहुत महंगी पड़ेगी। उसकी इस तरह की बातें मेरा दिल धड़काने के लिए काफी थी। मुझे लगा था कि रिया 10 दिन के बाद आएगी, लेकिन वो तो चौथे दिन ही रोती हुई अनाथ आश्रम पहुंच गई थी। कहने लगी, वहां मेरा दिल नहीं लगा, बार बार मुझे तुम्हारी याद आती रही। इसलिए मैंने राकेश से कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो वापस चलो। मजबूरन उसे वापस आना पड़ा। मैं उस बेवकूफ लड़की की अकल पर जितना भी मातम करती, उतना ही कम था। खैर, मैंने उसे अपने हाथ में पहनी अंगूठी दिखाई तो वो मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, ये कब खरीदी तुमने? मेरे चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर वो कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने उसे धीरे धीरे सब कुछ बता दिया और ये सब सुनकर तो उसका मुंह ही लटक गया था। हालांकि मुझे लगा था वो मोहब्बत से मुझे गले लगाएगी और मुझे ढेर सारी दुआएं देगी। लेकिन वो कहने लगी, इंचार्ज का भाई होता कौन है तुम्हें मुझसे जुदा करने वाला? मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? रिया ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? रिया कहने लगी, नहीं, तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकती? हर्षित बहुत ही अच्छा इंसान है। रिया कहने लगी, बस नहीं कर सकती, ये तो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब भी वो पहले यहाँ आता था, अपनी बहन से यही कहता था कि मैं तो दुबई में जॉब करूंगा और वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है। ये तो शादी करके तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगा और मैं तो मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर।
मैं तो उसकी इस तरह की बातें सुनकर परेशान हो गई थी। मैंने कहा, रिया, हमेशा हमेशा के लिए कोई एक साथ नहीं रहता, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है। तुम भी राकेश के साथ अपना मन लगाओ और अपना परिवार बनाओ। अगर हर्षित मुझे दुबई ले भी गया तब भी हम फोन से एक दूसरे से बात करते रहेंगे, और जब भी मेरा यहाँ इंडिया आना होगा तो तुमसे जरूर मिलूंगी। लेकिन रिया ने तो एक तमाशा सा खड़ा कर दिया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बेदर्दी से मेरी अंगूठी उतार कर दूर फेंक दी। कहने लगी, इसे खत्म करो, इस रिश्ते को खत्म करो। रश्मि, तुम कभी किसी से शादी नहीं करोगी, समझी ना? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। 2 दिन भी मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर में काटती हूँ। 2 दिन में 1000 बार तुम्हें याद करती हूँ। राकेश की जान खा जाती हूँ कि मुझे रश्मि को देखना है, उससे मिलना है, उससे बातें करनी है, जब तक कि मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें करना लेती हूँ। मुझे तो चैन ही नहीं आता। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? मुझे रिया के जज्बातीपन पर अफसोस होने लगा। मैंने सबसे पहले अपनी अंगूठी ढूंढकर पहनी और फिर रिया से सख्त शब्दों में कहा कि बहुत हो गया, तुम्हें अपने घर में अब दिल लगाना चाहिए अपने पति के साथ। जाहिर सी बात है, मैं भी सारी जिंदगी तो ऐसी नहीं बैठी रहूंगी। शादी तो मुझे भी करनी है। अगर हर्षित से नहीं होगी तो कल को किसी और से हो जाएगी। लेकिन मैं हमेशा यहाँ अनाथ आश्रम में बैठी तो नहीं रहूंगी। मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है। ये सब सुनकर रिया रोने लगी और फौरन वहां से चली गई। मैंने सोचा, अच्छा है कि वो चली गई है, 2-3 दिन में ही वापस आ जाएगी। उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी होगी। लेकिन 10 दिन गुजर गए थे, रिया की कोई खबर नहीं थी। अब तो मुझे भी रिया की तरफ से परेशानी होने लगी थी। दूसरी तरफ हर्षित रोज फोन पर मुझसे बातें करने लगा था। रोजाना वो मेरे साथ कोई ना कोई प्लान बना रहा होता था। कभी कहता शादी के फौरन बाद हम लोग वहां घूमने जाएंगे, कभी कहता वहां घूमने जाएंगे। मैं भी आजकल ऐसे ही हसीन सपने सजा रही थी कि जब रिया के रूठ कर जाने को 15 दिन गुजर चुके थे, एक दिन राकेश का कॉल आया। वो बहुत परेशान था। कहने लगा, रश्मि, क्या आप घर पर आ सकती हैं? मैंने बहुत मजबूरी की हालत में आपको फोन किया है। मैंने कहा, क्या हुआ है? राकेश कहने लगा, रिया बेहद बीमार है, उसका बुखार नहीं जा रहा और वो बुखार में भी आपको ही बुला रही है। ये सुनना था कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं फौरन से रिया के घर गई थी। वो बेजान सी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब मैं उसके पास गई तो मैंने उसे पुकारा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर कहने लगी, दुआ करो रश्मि कि मैं मर जाऊं। उसकी ये बात सुनकर मैं तड़प उठी थी। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? भगवान करे तुम्हें कुछ ना हो। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? जब से मैं यहाँ तुमसे नाराज होकर आई हूँ, मैं तभी से बुखार में हूँ। राकेश से कई बार कह चुकी हूँ कि वो तुम्हें बुलाकर मेरे पास ले आए, तभी मैं ठीक होंगी, लेकिन वो नहीं माना। 10 दिन से मैं बुखार से घिरी हुई हूँ। मेरा बुखार एक पल के लिए भी नहीं गया। अब जाकर राकेश ने तुम्हें बुलाया है। ये कहकर वो रोने लगी। मैं उसकी मोहब्बत के आगे बेबस हो गई थी। मैंने उसको अपने साथ लगाया, उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी रो रही थी। कहने लगी, तुम्हें शादी ही करनी है ना, तो ठीक है, ऐसा करो, राकेश से कर लो। ये बात सुनकर तो मेरा सर चकराकर रह गया था। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपने होश में तो हो? वो रोने लगी और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, रश्मि, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त जिंदा रहे तो राकेश से शादी कर लो, हम दोनों मिलकर रहेंगे। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।